हेलो गाइस, राम राम नमस्कार। और आज का ये वीडियो होने वाला है कि जब आपके बच्चों का डायग्नोसिस होता है इनिशियली लिटरली एक शॉक सदमा सा लगता है। पूरा मतलब हमारी जो लाइफ है ना वो तहस नहस हो जाती है और लाइफ को दोबारा से ट्रैक पे लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, यानी कि खुद को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो किसी ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, आई सी यू आर हैप्पी एंड यू आर लिविंग योर लाइफ, हाउ यू मैनेज दैट? Because from the day I know my son is autistic, I am totally broken from inside. I am trying really hard every day to overcome but not able to do so. Please suggest if possible. I also know deep inside you also have the same pain but somehow you overcome. How I proceed? Please help. I am looking for the answers. आज आप देखते हो ना गाइस, तो हमेशा मेरे चेहरे पे स्माइल रहती है। मैं जब भी लोगों के बीच में भी जाती हूँ, मेरा बेटा कुछ प्रॉब्लम करता है तो मैं बड़ा नॉर्मली तरीके से बोल देती हूँ कि उसको थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब वो स्पेशल चाइल्ड है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, ना मुझे ना मेरे हस्बैंड को। तो आज जिस लेवल पे हैं हम, अभी जो अर्नब 13 ईयर का हो चुका है, तो हम ऑटिज़म को एक्सेप्ट कर चुके हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि मेरा बच्चा नॉर्मल हो चुका है या मेरे बच्चे का ऑटिज़म क्योर हो चुका है। अभी भी उसकी लैंग्वेज नीड बेस्ड लैंग्वेज है, सेंसरी इश्यूज़ हैं, बिहेवियरल इश्यूज़ भी हैं, स्पेशल स्कूल में वो जा रहा है, स्कूलिंग में भी हम लोगों को इशू आए हैं, लेकिन अभी हम लोग एक स्टेबल सिचुएशन में हैं। हालांकि ये जो स्टेबल सिचुएशन है ना, इसको आने में बहुत टाइम लगा। इनिशियली जब तक अर्नब 5 इयर्स का नहीं हो गया, वो टाइम हम हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा भारी था। जब अर्नब का डायग्नोसिस हुआ तो मैंने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि ऑटिज़म नाम की कोई चीज़ होती है। मैं तो यही सोच रही थी कि मैंने अब तक उसको कुछ सिखाया नहीं है, अब जब मैं उसको सिखाऊंगी तो वो क्यों नहीं सीखेगा, वो सब कुछ सीख लेगा। और ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। उस टाइम तक मुझे ऑटिज़म के बारे में कुछ पता नहीं था। इवन मुझे फर्स्ट टाइम ये चीज़ पता चली कि जो ब्रेन डिसऑर्डर होते हैं उनका कोई क्योर नहीं होता है, वो थ्रू आउट द लाइफ बच्चे के साथ रहते हैं। लेकिन सुनने के बाद भी मैंने बिलीव नहीं किया था। और आप में से भी जो बिगिनर पेरेंट्स होते हैं वो इस बात के ऊपर कभी बिलीव नहीं करते हैं कि ऑटिज़म थ्रू आउट द लाइफ हमारे साथ चलेगा। और यही तो प्रॉब्लम होती है। हम जल्दी से जल्दी थेरेपी शुरू करते हैं, बच्चे के साथ भी वर्क करना शुरू करते हैं, और शुरू में हमारा पेशेंस लेवल इतना नहीं होता है। जब भी हम चाहते हैं कि बच्चा जल्दी जल्दी चीज़ों को सीखे, क्योंकि दिमाग में वो चीज़ चल रही होती है कि हो सकता है मेरा बच्चा जल्दी जल्दी ठीक हो जाए और मतलब ऑटिज़म उसमें ना हो या वो ऑटिस्टिक ना हो, तो हमारी कोशिश जो है ना वो 5 इयर्स तक यही रहती है। और सेम मेरी भी यही थी। लेकिन धीरे धीरे आप देखते हो एक ऑटिस्टिक बच्चे के साथ काम करना मतलब उसको सिखाना कितना ज़्यादा एनर्जी का काम है और कितना ज़्यादा पेशेंस का काम है। हम जब हमारा बच्चा 2, 3 साल 4 साल का होता है, जब हम अपने बच्चे को सिखाने की कोशिश करते हैं तो मैक्सिमम सब पेरेंट्स की ऐसी हालत हो जाती है कि लिटरली हमारा खुद के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। हम मतलब इस तरह से कई बार तो अपने बच्चे के साथ भी हम लोग रॉन्ग बिहेव करते हैं। एंगर हमारा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो पेशेंस लेवल हमारे में इतना है ही नहीं। हम लोगों को पता ही नहीं है कि ऑटिस्टिक बच्चे के साथ कैसे काम करते हैं, शुरू में इतना नॉलेज भी नहीं होता है। तो एक तो वो सिचुएशन आती है, उसका स्ट्रेस आ रहा है कि बच्चा जल्दी जल्दी नहीं सीख रहा है। कुछ मदर्स की हालत ऐसी है कि वहाँ पे हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहा है, या कुछ हस्बैंड की हालत ऐसी है जो वहाँ पे वाइफ सपोर्ट नहीं कर रही है, या कुछ घरों में ऐसी सिचुएशन है कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, किसी का फाइनेंशियल अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मिल के ना पेरेंट्स को एक ऐसे लूप में फंसा के रख देती हैं कि वहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और ख़ुद को संभाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सब ऑटिज़म पेरेंट के लिए। जितना ईजिली मैं शायद यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, जिसके ऊपर बीती है वही जान सकता है कि किस तरह का ये स्ट्रेस होता है और कितना मुश्किल होता है वो टाइम निकालना। हालांकि 5 ईयर के बाद जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, धीरे धीरे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ऑटिज़म साथ में ही चलेगा और इसके साथ ही हम लोगों को अपनी लाइफ जीनी है। ये हम बाद में रियलाइज कर लेते हैं। देन इट्स ओके कि अगर आप अभी इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हैं तो कोई नहीं करता है, ठीक है ना, तो वो कोई नहीं करता है। लेकिन आप देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको मेंशन करना चाहती हूँ गाइस, जो मेरे साथ हुआ था। मेरा भी स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो गया था जब मैं उसको सिखा रही थी। एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इरिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो एक चीज़ जो टाइमली मैंने अपने अंदर नोटिस कर ली थी कि कहीं मेरे अंदर डिप्रेशन एंग्जाइटी के सिम्टम तो नहीं पनप रहे हैं। जैसे यार ना 4 इयर्स तक हो गया ना, तब तक मुझे उसके साथ काम करते हुए मतलब 1.5-2 साल हो गए और मेरा जो
बिहेवियर था ना, एग्रेशन, इरिटेशन नेक्स्ट लेवल पे चला गया था, बहुत ज़्यादा। कई बार ऐसा होता कि अर्नब को मैं मतलब इस तरह से बिहेव कर देती कि खुद को ही ऐसे मतलब डर लगता कि मैं इसके करीब ना जाऊं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे को ही मुझसे खतरा है। तो आप समझ जाओ यहाँ से, बिकॉज आप सबकी हालत भी ऐसी ही होगी, है ना, ऐसे ही होती है। किसी में इतना पेशेंस नहीं होता है स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे मुझे वो चीज़ रियलाइज़ होने लगी कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हूँ और मेरा खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें रियलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद की मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 4 ईयर के बाद जब मैं तंग आ गई अपने बिहेवियर से और मुझे मतलब कई बार गिल्ट फील होने लग गया, खुद से ही नफरत होने लग जाती है, फिर ऐसा होता है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं ये सब कुछ आके कैरी ऑन नहीं करूँगी। मुझे वो चीज़ दिख रही थी कि अर्नब को भी नफरत हो रही है, लर्निंग से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अर्नब भी उस चीज़ से डर रहा है। और ये ऐसा होता है ना कि अगर आप जब कोई चीज़ बच्चे को सिखा रहे हो, आप अगर गुस्सा करते हो ना, तो वो पूरा सेशन बर्बाद हो जाता है, उसमें बच्चा कुछ भी नहीं सीखता है। तो ये चीज़ हो रही थी हमारे साथ भी। तो उसके बाद फिर मैंने अपना सोल्यूशन निकाला कि मैं खुद से अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करूंगी, मैं पेशेंस रखूंगी, मैं शांति से अर्नब के साथ काम करूंगी। दिमाग में इतना भी अगर आप रियलाइज़ कर लोगे ना तो भी बहुत है। वहाँ से शुरुआत हुई मेरी ऑटिज़म को एक्सेप्ट करना और खुद की मेंटल हेल्थ के ऊपर वर्क करना साथ साथ में, और खुद को स्टेबल करना। तो मैं क्या करती थी ना गाइज, मैं चार्ट बनाती थी एक, और उसके ऊपर मैं खुद को ही मार्क्स देती थी कि 1 वीक में मैंने कितनी बार अर्नब को मैंने गुस्सा किया है। जब मैं अर्नब को सिखा रही हूँ तो कितनी बार मैंने अर्नब के ऊपर गुस्सा किया, तो मैं खुद को ही मार्क्स देती थी, है ना। तो इस तरह से मैंने एक चार्ट बनाया। धीरे धीरे मैंने वो चीज़ रियलाइज़ की, कंट्रोल की, और मैं उसको कंट्रोल करने में कामयाब हो गई। 5 ईयर तक आते आते मैं स्मूथली अर्नब के साथ काम करने लग गई। देखो, ये स्टेज आपको अचीव करनी ही पड़ेगी। खुद के एंगर के ऊपर, खुद की मेंटल हेल्थ के ऊपर आपको ध्यान देना है, तभी आप बच्चे के साथ स्मूथली सब वर्क करने लगेंगे। उसके बाद ही मुझे एक्चुअली ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलने लग गए जब मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया, पेशेंस मेरे में अनलिमिटेड डेवलप हो गया। तो वो उसके बाद ही मुझे अच्छे रिजल्ट मिलने लगे थे। और 5 ईयर तक आते आते जब अर्नब का ओनली फ्रेज स्पीच उसमें डेवलप हुआ, फुल सेंटेंस और फुल लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई, तब मुझे यकीन हो गया कि ऑटिज़म थ्रू आउट द लाइफ रहेगा। तो उसके बाद जैसे पहले मैंने आउटिंग बहुत कम कर दी थी, बाहर नहीं जाना है, घूमना नहीं है, मतलब मन ही नहीं करता था किसी फंक्शन में जाने के लिए, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करना है। इन चीज़ों को भी मैंने, चाहे मेरा मन करे या ना करे, मैंने ज़बरदस्ती इन चीज़ों को करना स्टार्ट किया कि नहीं, मैं करूँगी, मैं अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालूंगी। मेरे हस्बैंड को पता है वो सिचुएशन क्या थी, और हमारे कुछ फ्रेंड्स को भी पता है। तो उस टाइम पे फ्रेंड्स भी बोलते थे, मतलब उनको भी पता चल गया था कि क्या सिचुएशन है इनकी। तो थैंक गॉड हमारे फ्रेंड्स अच्छे थे। वो जब भी कोई फंक्शन होता तो मैं मना कर देती कि यार ना बहुत ज़्यादा हाइपर है, सबको डिस्टर्ब करेगा, लेकिन वो लोग बोलते कि नहीं भाभी, हम उसको संभाल लेंगे, आप आओ। तो इस तरह से ना धीरे धीरे हम लोगों ने बर्थडे पार्टी में जाना शुरू किया। अर्नब वही बदमाशी करता, इतना हाइपर बच्चा। रेस्टोरेंट में फ्रेंड के साथ जाना शुरू किया, फंक्शंस में जाना शुरू किया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। लेकिन धीरे धीरे ये बात समझ में आ गई कि घर पे रखना सॉल्यूशन नहीं है, धीरे धीरे एक्सपोजर से ही वो ट्रेंड होगा। तो वो चीज़ें हम लोगों को समझ में आने लगी। और उसके बाद मतलब जितनी बार अर्नब बाहर जाके रॉन्ग बिहेव करता, एम्बेरस करता, घर पे आके 1-2 घंटे के लिए, तो हम लोग ना ऐसे कि क्या कर दिया यार, क्या हो गया, कैसे करेंगे कैसे करेंगे। कई बार ऐसे उतार चढ़ाव आते कि लगता कि यार ज़िंदगी झंड है, मतलब ज़िंदगी मतलब कैसे जिएंगे हम इस बच्चे के साथ, ऐसा लगता था मतलब। लेकिन वही चीज़ 1-2 दिन के बाद फिर वो वाइप आउट। उस चीज़ को दिमाग में नहीं रखना है। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है ना, अपना टाइम लो, बिकॉज वो चीज़ें आपको असर तो करेंगी ही करेंगी। अपने बच्चे की रॉन्ग बिहेवियर की वजह से जब आप बाहर जाओगे, एक्सपोजर तो ज़रूरी है, तभी वो सोशल लाइफ सीखेगा। जब ऐसी चीज़ें हो रही हैं, इट्स ओके गाइज, अपना टाइम लो, उस चीज़ को अपने दिमाग से निकालने के लिए टाइम लो, लेकिन परमानेंट उसको दिमाग में नहीं रखना है। 1-2 दिन के बाद फिर हम लोग वाइप आउट
फिर से स्टार्ट, और फिर से कोई फंक्शन आता तो फिर से हम लोग चल देते। फिर ऐसा हो गया ना, हम हस्बैंड वाइफ ने ठान लिया कि चाहिए जो मर्जी करे, लेकिन हम हर फंक्शन, हर बर्थडे पार्टी में उसको लेके जाएंगे। धीरे धीरे 1-2 बर्थडे पार्टी में हमने देखा कि नाइसली वो गाना गाने लगा बर्थडे में, कुछ कुछ चीज़ें वो अच्छी करने लगा, कुछ कुछ वो खराब भी करता। तो जो चीज़ें वो अच्छी करने लगा ना, तो थोड़ा थोड़ा रिजल्ट दिखने लगा कि नहीं, जब हम ट्रेनिंग करा रहे हैं तो कुछ फ़र्क पड़ रहा है उसके ऊपर। तो फिर हमने ठान लिया कि चाहे ये जो मर्जी कर दे, कितनी भी बेइज्जती करा ले, लेकिन घर में नहीं रखेंगे, हम इसको लेके ही जाएंगे। एवरी वीकेंड पे हम लोग उसको मॉल में लेके जा रहे हैं, मार्केट में लेके जा रहे हैं, हर जगह पे साथ में लेके जा रहे हैं। धीरे धीरे इतना ज़्यादा एक्सपोजर हो गया गाइस कि बहुत अच्छे से अर्नब ट्रेंड हो गया। तो ये चीज़ें हैं, वो स्ट्रेस, वो जो आपको डर लग रहा है, वो जो एंजाइटी है, वो होनी ही होनी है, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। जल्द से जल्द उसको अपने दिमाग से बाहर निकालना है, बाहर निकालना है। और ये आपको बार बार अपने दिमाग को मैसेज देना है कि नहीं, हमें करना है, हमें करना है। काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो इसी लूप में फंस के रह जाते हैं गाइस, कि बाहर जाके बच्चा एम्बैरस करेगा, और वो हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं बच्चे को बाहर निकालने की। और इस तरह से ना बच्चे को टाइमली वो एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, फिर सिचुएशन और ख़राब होती है, फिर सिचुएशन और ख़राब होनी है। ये फैक्ट आप समझो कि अगर बच्चा बाहर नहीं निकला, अगर वो सोसाइटी में नहीं गया, बड़ा होगा बच्चा तब और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर छोटा बच्चा है, कुछ भी कर ले। अर्नब की मैं बात बताऊं तो 5 साल का अर्नब था और मेरी कज़न की शादी थी घर में, है ना। तो उसने क्या किया, वो सीधा गया, उसको आया था, मतलब सुसु जाना था, उसको यूरिन के लिए जाना था, उसको टॉयलेट दिखा नहीं। और बाहर हमारे हिमाचल में ना ऐसे पैंट लगाते हैं, सब बैठ के खाना खाते हैं, है ना, लाइन में खाना खाते हैं। वो निकला बाहर, पता नहीं, मुझे आज तक पता नहीं चला, वो मेरे साथ ही था, मैं हर पल उसके साथ ही रहती थी, लेकिन मुझे लगा वो खेलने गया, और बाहर बरामदे में जाके लोग खाना खा रहे हैं, और वहाँ पे जाके उसने टॉयलेट मिला नहीं, और वहाँ पे जाके उसने सुसु कर दिया। और मैं दूर से मैंने ये चीज़ देख ली, और मैं ना ऐसे स्टैचू की तरह हो गई कि ये क्या कर दिया इसने, ये क्या कर दिया। मतलब दिमाग में ना ऐसे शॉक लग गया, मतलब। पर चलो 5 साल का ही बच्चा था उस टाइम पे। फिर वो मैंने ये चीज़ सोची कि अभी तो ये छोटा बच्चा है। उस टाइम पे बस यही मेरे दिमाग में आया कि जब ये बड़ा होगा तब ऐसी हरकतें करेगा तो कैसा फील होगा। और मुझे इस टाइम पे एक ही चीज़ आई कि मैंने ये तो उसको सिखाया है कि स्कूल में टॉयलेट है, टॉयलेट में जाना है, घर में टॉयलेट है, टॉयलेट में वो जाता है। फिर मुझे बाद में अपनी गलती रियलाइज़ हुई कि मैंने उसको बताया ही नहीं है कि बाहर अगर तेरे को सुसु आता है, पार्क वगैरह में या कहीं भी आता है, तो तुमको कहाँ जाना है अगर टॉयलेट अवेलेबल नहीं है। बिकॉज अर्नब छोटा था, तो पार्क में जब भी उसको सुसु आता वो साइड में जाके कर देता। लेकिन फिर मुझे पता चला कि अब बड़ा हो गया तो अब बाहर भी उसको प्रॉपर जगह सिखानी पड़ेगी। तो जब मैं मुंबई वापस आई, पार्क में मैंने उसे प्रॉपर जगह दिखाई कि जितनी बार वो सुसु के लिए जाता मैं उसको खींच के लेके जाती भाग के कि ये गटर है, गटर में करेंगे, गटर में करेंगे, ट्री के पास करेंगे, इस तरह से करेंगे। और आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, अर्नब ट्रेंड हो गया उस चीज़ के लिए। आज उसको अगर पता नहीं चलता है ना, कहीं बाहर है कि मुझे कहाँ करना है सुसु, तो मुझे पूछ लेता है मम्मी कहाँ करना है। तो समटाइम्स हम ट्रेनिंग नहीं देते हैं, हम जिम्मेदार होते हैं उस चीज़ के लिए, तब बच्चा वो एम्बैरेसिंग बिहेवियर करता है। ये बात हमेशा याद रखना गाइस, ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेनिंग के लिए कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए, वो सिर्फ इमिटेट एक्शन होते हैं। जो काफ़ी सारी जो सोशल चीज़ें होती हैं उसके लिए ना लैंग्वेज चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। वो आप ट्रेनिंग देंगे, बच्चा उस चीज़ को सीख जाएगा कि ये चीज़ मुझे ऐसे करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए। वीडियो फिर से लंबा हो गया, आई होप ये एक्सपीरियंस आप लोगों को हेल्प करेगा गाइस। तो एंड में मैं इस वीडियो को समराइज़ करूं तो ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सोशल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी खुद की मेंटल हेल्थ की होनी चाहिए। जितनी इम्पॉर्टेंस आप अपने बच्चे के ऊपर वर्क करने के लिए दे रहे हैं, उतनी ही इम्पॉर्टेंट आपको खुद की मेंटल हेल्थ पे भी देनी है। आप अपना इंटरेस्ट का चीज़ करो, आप अपनी शौक की चीज़ करो, आप म्यूज़िक सुनो, वॉकिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन अपने दिमाग को स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करो। वो चीज़ आपको करनी ही है, आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मत एक्सपेक्ट करो कि मेरा हस्बैंड आएगा वो मेरे दिमाग को शांत करेगा, या मेरी वाइफ आएगी वो मेरे दिमाग को शांत करेगा, या मुझे कहीं से कोई कंधा मिलेगा रोने के लिए तो मेरा दिमाग शांत होगा। नहीं, किसी की एक्सपेक्टेशन मत करो गाइस, कोई नहीं आएगा, आपको खुद को ही करना है। आप हस्बैंड हैं चाहे आप वाइफ हैं,
तो आपको खुद को ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि घर में जब ऑटिस्टिक बच्चा है तो मुझे अपनी मेंटल हेल्थ को सही रखना है, और उसके लिए जो कुछ आप कर सकते हैं वो आप कीजिए गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।